पैंगोंग लेक से पीछे हट रही है चीन की सेना। रक्षा मंत्री ने संसद में दी जानकारी। कहा, भारत ने नहीं खोई अपनी एक भी इंच जमीन। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पुरानी स्थिति बहाल करने पर दोनों देशों में हुआ समझौता। राज्यसभा में बजट सत्र के पहले भाग का आज आखिरी दिन। बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लोकसभा में भी बजट पर चर्चा के अलावा अन्य कामकाज को पूरा करने पर होगा सरकार का फोकस। उत्तराखंड त्रासदी में अब तक 36 लोगों की मौत, करीब 169 लापता। तपोवन में सुरंग खोदने के अलावा रैणी गांव को जोड़ने वाले वैकल्पिक पुल के निर्माण कार्य में तेजी। कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में भारत दुनिया भर में सबसे आगे। एक महीने से भी कम समय में 74 लाख से अधिक लोगों को लगा टीका। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की भारत के टीकाकरण अभियान की सराहना। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। यंगून स्थित चीनी दूतावास के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जताया विरोध। और बायर्न म्यूनिख ने जीता क्लब विश्व कप का खिताब। फाइनल में मैक्सिको के क्लब टिग्रेस को दी 1-0 से मात। 9 महीने के अंदर बायर्न ने 6ठी खिताबी जीत की दर्ज। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। राज्यसभा में बजट सत्र के पहले भाग का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा में आम बजट पर आज अपनी चर्चा जारी रखते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। I see a hope for a new India, stronger India and a self-reliant India. It will set us on the path of economic and manufacturing powerhouse. और सर, इसमें विशेष तौर पर देखा जाए तो 34.5% वृद्धि की गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज्यादा किया जाएगा। साथ ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट में पीएम योजना के लिए बड़ा हिस्सा दिया गया। साथ ही ममता सरकार पर किसानों को पैसा नहीं देने का आरोप लगाया। बजट में एक बड़ा हिस्सा 65,000 करोड़ का पीएम किसान योजना में दिए। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि क्यों कम हो गया। इसलिए कम हो गया क्योंकि तृणमूल की सरकार ने पश्चिम बंगाल के किसानों को सर 14,000 रुपया प्रति किसान जो मिलना था, उन्होंने देने के लिए मना कर दिया कि हम अपने प्रदेश के किसानों को नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल के किसान को मिल सकता था, लेकिन ममता जी की हठधर्मी के कारण वहां पर नहीं मिल पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 6 साल में सरकार ने रेल सुरक्षा पर ध्यान दिया है और पिछले 22 महीने में रेल हादसे के कारण मौत नहीं हुई है। In the last 6 years, we have focused more and more amounts to safety, and I'm happy to share with this august house through you, Chairman sir, that the last passenger death because of a railway accident happened on 22nd March 2019, which means for the last nearly 22 months, we have not had a single passenger death due to train accidents. इससे पहले शून्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जोधपुर समेत कई इकाई के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि राज्यों को छात्रवृत्ति हर हाल में मिलेगी। आज आम बजट पर चर्चा और जवाब की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि कृषि को लेकर जो 3 कानून आए हैं वो किसानों की आय दोगुना करने की दृष्टि से आए हैं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि पूरे देश के अंदर किसानों को, चाहे वो पानी की दृष्टि से हो, चाहे विद्युत की दृष्टि से हो, वो हर सुविधा उपलब्ध करवाना, जिससे कि किसान को लाभ मिले और किसान की इनकम बढ़े।
तो मेरा ये कहना है कि किसान के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया, और उसी तरह ये जो आज कृषि के 3 कृषि के कानून जो आए हैं, बिल आए हैं, ये भी किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान की इनकम बढ़ाने के लिए वो हर संभव प्रयास किया जाए। जो भारत सरकार है वो कर रही है और आगे भी निश्चित रूप से किसानों के हित के लिए क्वेश्चन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रश्नकाल के दौरान मनरेगा पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पिछले साल मनरेगा के तहत रिकॉर्ड मानव दिवस का सृजन हुआ है। इस वर्ष जो महिलाओं के काम का प्रतिशत है वो निश्चित रूप से 52% है, और इस बार मनरेगा में रिकॉर्ड काम हुआ है। 330 मानव दिवस लगभग सृजित हुए हैं। बात करें लोकसभा की तो आज जब दोपहर 4 बजे निचले सदन का कामकाज शुरू होगा तो सरकार चाहेगी कि बजट पर चर्चा पूरी कराने के अलावा लोकसभा में अन्य कामकाज को पूरा किया जा सके। इससे पहले कल प्रश्नकाल में कई अहम सवालों के जवाब सरकार की ओर से दिए गए। लोकसभा की कार्यवाही बजट पर चर्चा के लिए देर रात तक बढ़ाई गई। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड त्रासदी के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है, जिनमें से 10 की शिनाख्त की जा चुकी है। हादसे के बाद से 169 लोग अब भी लापता हैं। तपोवन में जहां एक तरफ टनल की खुदाई का काम जारी है, वहीं दूसरी तरफ रैणी गांव को जोड़ने वाले वैकल्पिक पुल का निर्माण भी तेजी के साथ किया जा रहा है। बचाव अभियान में जुटे सुरक्षा कर्मियों को सबसे ज्यादा दिक्कत ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से हो रही है। स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य खुद चमोली पहुंची और सुरंग में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लिया। राहत और बचाव के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। इसके जरिए 14 यात्रियों और 1400 किलोग्राम का सामान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए लाया गया। तपोवन सुरंग के अंदर का हाल जानने के लिए ड्रिलिंग भी शुरू की गई। एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके तिवारी ने उम्मीद जताई कि राहत और बचाव कार्य को तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। और संसद में आज की कार्रवाई पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ रहे हैं। नीरज, काफ़ी अहम आज का विधायी कार्यकाज भी, इसके बारे में हमें बताइए कि क्या कुछ तैयारी की गई है, बेहद अहम अगर लोकसभा की हम बात करें। देखिए, बिल्कुल आज का विधायी कार्यकाज महत्वपूर्ण है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में इस समय राज्यसभा चल रही है और लोकसभा की जो कार्रवाई है वो 4 बजे शुरू होगी। तो राज्यसभा में आज शुरुआत में शून्यकाल रहा। तमाम सदस्यों ने महत्वपूर्ण विषयों पर अपने जो वक्तव्य हैं वो दिए। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ और तमाम सदस्यों ने संबंधित मंत्रियों से जवाब है वो अपने सवालों के जवाब वो मांगे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण एक सवाल था रेलवे की सुरक्षा को लेकर। तो पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार रेलवे के रखरखाव पर जोर दे रही है। इसके साथ साथ ही आधुनिकीकरण तेजी से रेलवे में किया जा रहा है और मार्च 2019 से लेकर अभी तक एक भी जो एक्सीडेंट है वो नहीं हुआ है जिसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। इसके साथ ही बजट को लेकर जो चर्चा है वो इस समय राज्यसभा में चल रही है और अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी बजट को लेकर सवाल अपना जो पक्ष है, सरकार का पक्ष है वो रखा है और कहा है कि ये जो बजट है वो सभी के विकास का बजट है। मोदी सरकार ने सभी का ध्यान रखा है इस बजट में और निश्चित तौर पर जो किसान है
जब सवाल किसानों की तरक्की और उन्नति को लेकर आया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जो किसान है उनकी आय को दुगना करना 2022 तक ये मोदी सरकार का लक्ष्य है और सरकार तमाम दिशा निर्देश और नियम कानून उसी तरीके से ला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो फायदा है वो किसानों को मिल सके। इसके साथ ही अगर हम लोकसभा की बात करें जो 4 बजे शुरू होगी लोकसभा की कार्रवाई में, वहाँ बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 2 महत्वपूर्ण जो बिल है वो लिस्टेड है कार्रवाई में। जो बिल है, एक है मध्यस्थता और सुलह बिल और इसके अलावा एक है मेजर पोर्ट बिल। तो उन भी पास कराने के लिए जो सत्ता पक्ष है वो कोशिश करेगा कि अगर लोकसभा है उससे अगर वो बिल पास होते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है वो बिल। बिल्कुल, सबकी नज़र निर्मला सीतारमण के बयान पर भी रहेगी कि किस तरह से वो जो बजट पर चर्चा है उस पर अपना स्टेटमेंट देती हैं। लेकिन अगर हम बात करें वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की, तो उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बात एक ये भी कही कि बजट में पूंजीगत व्यय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है और तमाम जिस तरह के प्रोविजंस बताए गए हैं उनको देखते हुए आपने जिस तरह की चर्चा देखी है नीरज, क्या कुछ उसमें निकल कर सामने आया है अभी तक? देखिए, बिल्कुल सरकार ने अपना पक्ष रखा है और 1 बजे के बाद जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण वो बजट पर जो चर्चा चल रही है सरकार का पक्ष रखेंगी, वो जो बयान है वो राज्यसभा में देंगी। निश्चित तौर पर सरकार का ये कहना है कि जो भी बजट लाया गया है वो तमाम जो समाज के वर्ग हैं उन सभी वर्गों की उन्नति को लेकर लाया गया है, उनकी उन्नति को ध्यान में रखा गया है, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो, इसके अलावा जो किसान हो, गरीब लोग हों, या फिर जो अनुसूचित जाति जनजाति उससे रिलेटेड हो। सरकार का ये कहना है कि सभी के लिए जो बजट में पैसे की बढ़ोतरी की गई है पिछले साल से इस साल, तो निश्चित तौर पर ये जो बजट है, जो कोरोना काल का बजट है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। डिजिटल बजट पहली बार सरकार ने पेश किया है और उस डिजिटल बजट में तमाम ऐसी बातें रखी है ताकि देश आगे चल सके, देश तरक्की कर सके। खुद अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सरकार अभी तक जो हम मेडिकल के क्षेत्र में अगर हम देखें तो तमाम जो दवाइयां हैं हम विदेशों से मंगाते थे, पीपी किट हम विदेशों से मंगाते थे, वेंटिलेटर हम विदेशों से मंगाते थे, लेकिन कोरोना काल में हमने बहुत कुछ सीखा है और अपने आप को आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम जो कह सकते हैं कि बढ़ाया है और आज हम पीपी किट दूसरे देशों को सप्लाई कर रहे हैं, वेंटिलेटर हम अपने यहाँ खुद बना रहे हैं। साथ ही 3 बड़े मेडिकल पार्क की बात सरकार ने की है कि आने वाले समय में 3 बड़े मेडिकल पार्क बनेंगे जहां जो दवाइयां और इसके अलावा जो वैक्सीन है उसके लिए रॉ मटेरियल है जो अभी तक हम विदेशों से मंगाते थे, अब वो हम यहीं पर बनाएंगे और 50,000 करोड़ का निवेश आएगा। तो सरकार ने तमाम जो पहलू हैं वो सामने रखे हैं और ये बताया है कि ये जो बजट है देश को आगे ले जाने वाला है, ये जो बजट है देश के लोगों की तरक्की वाला है, ये जो बजट है समाज के हर वर्ग के विकास का बजट है। बिल्कुल नीरज, इसके साथ ये भी कहा गया कि जो पीएम योजना है उसका भी एक बड़ा हिस्सा बजट के लिए दिया गया है। देखिए, बिल्कुल 65,000 करोड़ की जो राशि है उसका जिक्र किया है खुद अनुराग ठाकुर ने और उन्होंने ये कहा है कि जो भी किसान हैं उनके जो खाते हैं उसमें जो पैसा है 6,000 रुपए वो पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही एक बार ये भी सवाल आया था जब कांग्रेस के जयराम रमेश ने ये सवाल उठाया था कि इस बार 10,000 करोड़ की जो राशि है वो कम की गई है, तो उसका जवाब खुद कृषि मंत्री ने दिया और इसका जवाब देते हुए कहा कि अभी तक जो सरकार ने अनुमानित जो आकलन किया था कि 14 करोड़ जो किसान हैं उसके बारे में जो राशि पिछले साल जो इशू की गई थी, लेकिन जब वो किसान रजिस्टर्ड हुए तो 10 करोड़ के करीब उनकी संख्या हुई। लेकिन उन्होंने ये आश्वस्त किया सदन को कि जैसे जैसे किसान रजिस्टर्ड होते जाएंगे वो राशि उस राशि को लगातार बढ़ाता जाएंगे और यहाँ तक राशि में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। मनरेगा में जिस तरह से राशि लगातार बढ़ाई गई है, इसके अलावा किसानों के लिए तमाम तरह की जो योजना है वो शुरू की गई है, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना हो, किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, तो तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे सोलर पंप है उसमें सब्सिडी की बात हो, यूरिया में सब्सिडी की बात हो, तो सरकार का पूरा फोकस है किसानों के उत्थान के लिए, किसानों की तरक्की के लिए और 2022 तक किसानों की जो आय है दोगुना करने के लिए। और जो 3 कृषि बिल लाए गए हैं इसका जिक्र खुद कृषि राज्य मंत्री ने आज राज्यसभा में किया और उनका ये कहना था कि किसानों की आय को दोगुना करने में ये जो 3 कृषि बिल है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नीरज, एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, जिस तरह से विपक्ष ने सरकार को घेरने की एक रणनीति बनाई थी उसके जवाब में जिस तरह से सरकार के मंत्रियों की तरफ से जवाब दिए गए हैं
और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वयं आपने देखा होगा कि अपने उनके स्टेटमेंट में जिस तरह से किसानों की बात उभर कर आई और जिस तरह से एक चहुमुखी विकास, और उन्होंने ये भी कहा कि विरोध के लिए भी एक जगह होनी चाहिए लेकिन उसका भी एक तरीका होना चाहिए। तो किस तरह से देखते हैं कितना असर इसका इस पूरी कार्यवाही पर पड़ता है और किस तरह का एक संदेश भी इसमें है? देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र में विरोध का एक अपना महत्व है। जनता ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही चुनकर इस सदन में भेजा है, संसद में भेजा है, और जनता भी ये चाहती है कि सरकार तमाम नियम कानूनों को बनाए और जो विपक्ष है उसमें एक वॉच की भूमिका रखे कि अगर सरकार कहीं गलत जाती है तो विपक्ष उसको सुधारे, विपक्ष उनके लिए सुझाव दे ताकि जो जनहित के कार्य हैं वो ज्यादा से ज्यादा किए जा सकें, सटीकता से किए जा सकें। लेकिन देखने में ये आता है कि कई बार जो विपक्ष है वो इस तरह का विरोध करना शुरू कर देता है कि वो विरोध न लगकर हठ धर्मता टाइप से लगती है कि सत्ता पक्ष को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र में इस तरह के विरोध का कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हैं, तार्किक तरीके से रख सकते हैं, संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखकर कर सकते हैं, लेकिन कई बार विपक्ष उससे इधर चला जाता है। और यही कारण है कि शुरुआत में आपने देखा होगा कि जो सदन की कार्रवाई है वो डिस्टर्ब रही, चाहे राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, लेकिन बाद में सत्ता पक्ष लगातार कोशिशें करता रहा कि आप तमाम मुद्दे हैं उन पर बहस कर सकते हैं, तमाम मुद्दे हैं सरकार उनके जवाब आपको देगी, आपकी जो शंका है उसका समाधान करने की कोशिश सरकार करेगी। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार विरोध करता रहा। लेकिन बाद में सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष को ये बताया गया कि आपका ये आचरण जो जनता है उसके सामने ठीक नहीं जा रहा, और विपक्ष को भी ये लगा कि हम इसी तरीके से लगातार अगर विरोध करते रहेंगे तो जो इमेज है विपक्ष की, जो छवि है उन नेताओं की जो जनता के बीच में जाते हैं, तो उस छवि को निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचेगा। और यही कारण है कि विपक्ष तैयार हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों ही सदनों में जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलती रही। हालांकि जरूर विपक्ष ने जिस तरीके से वॉकआउट किया परसों की अगर हम बात करें, और जब प्रधानमंत्री जी अपनी स्पीच दे रहे थे विपक्ष छोड़ के गया, तो उसकी भी काफी आलोचना देखने को मिली, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें और दूसरे संस्थानों की या दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें, तो काफी विरोध भी विपक्ष का हुआ कि उन्होंने इस तरह का आचरण किया है वो ठीक नहीं है। तो विपक्ष को ये देखना होगा कि विरोध किस सीमा तक किया जाए और वो सीमा कौन सी हो, ताकि अगर वो सीमा लांघेंगे तो निश्चित तौर पर उसका जो असर है वो नकारात्मक दिखेगा, फिर विरोध नहीं दिखेगा, वो हठ धर्मता दिखेगी। बिल्कुल, विपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, जिससे कि इसका जो मकसद है वो सही रूप में निकल कर आए। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग का दल पुदुचेरी के दौरे पर है। टीम आज जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल कल 2 दिवसीय यात्रा पर पुदुचेरी पहुंचा था, जहां चुनाव आयोग के दल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव की तैयारियों पर बैठक की थी। चुनाव आयोग का दल दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर है, जहां दल चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहा है। और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ और जानकारी है चुनाव आयोग के दौरे के बारे में, जिन राज्यों का अभी दौरा हुआ है वहां से क्या कुछ निकल कर आया है, और विशेषकर पुदुचेरी के बारे में जो कल दौरा शुरू हुआ था और आज उसका दूसरा दिन है और टीम वहां पर दौरे पर है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस दौरे से संबंधित? देखिए रमा, इस समय हम जानते हैं कि चुनाव आयोग की पूरी टीम मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर है और चुनाव आयोग की टीम तमिलनाडु राज्य का दौरा कर चुकी है। वहां पर तमाम चुनाव की जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा भी हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दलों और वहां के जो चुनाव मशीनरी में काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनके साथ भी आयोग की बैठक हो चुकी है। तो संवाददाता सम्मेलन में आयोग ने इन सब चीजों का विस्तृत ब्यौरा भी कल रखा था। हम जानते हैं कि आज पुदुचेरी में उनका ये कार्यक्रम है, टीम इस समय पुदुचेरी में है और आयोग हम जानते हैं कि इसके बाद केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केरल में भी जाएगी। जहाँ तक पुदुचेरी में बात करें कि पुदुचेरी में भी चूंकि ये तीनों ही राज्यों की जो सांस्कृतिक पहलू है और जो वहाँ की ज्योग्राफी है करीब करीब एक जैसी है, ऐसी स्थिति में आयोग ये देख रहा है कि जो संबंधित पक्ष हैं जिसमें खासतौर से राजनीतिक दल हैं या जो जनता की तरफ से कुछ सिविल ग्रुप्स होते हैं उनकी तरफ से भी कई बार आयोग उनको बुलाता है कि आपकी नज़र में क्या क्या और चुनाव के दौरान उसकी समीक्षा और तैयारियों में शामिल किया जाए।
उस लिहाज से देखें तो तमाम त्योहारों का भी जिक्र कल आयोग ने करा था कि इन सब चीजों को संज्ञान में रखते हुए ही फैसला करेंगे। इसके अलावा जो हम बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए कहा था। आयोग ने ये भी कहा कि हम टेम्परेचर को भी ख्याल में रखेंगे, क्योंकि अप्रैल में इस इलाके में गर्मी एकदम तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने कुछ तारीखें भी सुझाई थी कि आप इस तारीख में चुनाव कराएं। इस लिहाज से आयोग पूरी इस बात की समीक्षा कर रहा है कि संबंधित राज्य में जो सबसे बेहतर तारीखें हों वो क्या हो और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए पहुंचे। इसी मद्देनजर आज जो पुदुचेरी है वहां पर भी आयोग की टीम जायजा ले रही। बिल्कुल ऋषि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम जो बातें हैं जिनकी चुनाव आयोग अगर सामान्य तौर पर देखे तो संज्ञान में लेता है, उसके अलावा दक्षिण के जो 3 राज्य हैं इनमें कौन कौन सी ऐसी प्रमुख बिंदु हैं जिन पर इस बार विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है और जिसकी समीक्षा के बाद जो है निर्णय लिया जाएगा? देखिए, जहाँ तक अब हम पूरे 5 राज्यों की बात करें जिसमें कि असम और पश्चिम बंगाल भी शामिल है, इन दोनों राज्यों का दौरा है वो चुनाव आयोग की टीम कर चुकी है और इस समय हम जानते हैं कि 3 राज्यों के दौरे पर है। दक्षिण के राज्यों की अलग वहाँ की राजनीति और वहाँ का जो ज्योग्राफी और वहाँ के कल्चरल एस्पेक्ट हैं वो अलग है वनस्पत असम और पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल और असम का काफी कुछ वहाँ पर उनकी संस्कृति और उनके त्योहार मिलते हैं और वहाँ की स्थितियां करीब करीब जिन इलाकों की ज्योग्राफी के हिसाब से आयोग की टीम देखती है कि वहाँ किस तरीके की टेरेन है और वहाँ कैसे डिप्लॉयमेंट भी हो। और खास तौर से एक दक्षिण के राज्यों में हमने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है, वहाँ जो पोलिंग है वो स्मूथ रहती है। हालांकि कई बार कुछ छिटपुट जो हिंसा की घटना है वो देखने को मिली है। जैसे अगर हम केरल की बात करें तो कन्नूर में कई बार ऐसा हुआ कि वहाँ कुछ घटनाएं हुई, लेकिन वो उतनी तीव्र और ऐसी घटनाएं नहीं होती जिससे कि हम कई बार देखते हैं पश्चिम बंगाल की तुलना में वो उनको बहुत ज्यादा तीखा नहीं कहा जा सकता है। तो इस लिहाज से आयोग की कोशिश होगी कि जहाँ स्मूथ इलेक्शन हो वहाँ कम से कम डिप्लॉयमेंट हो और जो बाकी का बचा हुआ डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का वो उन जगहों पर तैनात किया जाए जहाँ पर संवेदनशील बूथ ज्यादा है। इस लिहाज से आयोग इन खासतौर से दक्षिण भारत के राज्यों में ये भी तय करेगा कि इनमें कितने चरणों में चुनाव हो, क्योंकि हमने अमूमन देखा है केरल में जैसे अगर हम जिक्र करें तो वहाँ 2 चरणों में चुनाव आमतौर पर संपन्न करा लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो ज्योग्राफी है उस लिहाज से 2 चरणों में कराने होते हैं। तो केरल की जो सीमाएं हैं वो करीब 800 किलोमीटर की लंबाई में है। इसी तरीके से तमिलनाडु में हम देखते हैं कि तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है तो वहां पर 2 चरण में कई बार चुनाव 3 चरणों में भी देखने को मिले हैं। लेकिन पुदुचेरी छोटा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत उनकी विधानसभा आती है, तो वहाँ इस तरीके की स्थिति नहीं है कि वहाँ कई चरणों में चुनाव हो। तो आयोग की ये कोशिश होगी कि दक्षिण भारत और ये जो पश्चिम बंगाल और असम के राज्य हैं वहाँ की जो दोनों की ऐसे सामंजस्य बनाया जाए कि आयोग को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत भी हो और जो लोग चाहते हैं कि पोलिंग किस तरीके की हो और किन चरणों में हो, किन डेट्स में हो, वो भी पूरा हो जाए। जी ऋषि, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए DG न्यूज़। क्या है देश में हेल्थ सेक्टर के ग्रैंड चैलेंजेस? क्या स्टार्टअप इंडिया के पास है उसका कोई बड़ा समाधान? 90,000 people die every year because of breast cancer. Only problem is early detection. इसलिए हमने सोचा कि अगर ये टेक्नोलॉजी बना देते हैं 90,000 to 1 lakh women every साल सेव कर सकते हैं। ये आयुष्मान भारत का स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी इनिशिएटिव निकाली है, उसके थ्रू हम लोग ये डिवाइस फ्री में दे देते हैं। आप इसको स्केल अप पे ले जाओगे, जितना स्केल करते जाओगे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेलिंग कम होती जाती है। महात्मा के मंत्र।
खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भारत के बंदरगाह, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आगामी 2 से 4 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भौतिक और आवासीय रूप से आयोजित होने वाले सम्मेलन में चीन को छोड़कर दुनिया भर के 56 समुद्री देशों को आमंत्रित किया गया है। इंडिया मैरीटाइम समिट 2 मार्च टू 4 मार्च के बीच में आयोजित हो रही है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी समिट को इनॉग्रेट करेंगे। 20,000 कुल मिला के डेलीगेट्स उसमें पार्टिसिपेंट करेंगे। 24 कंट्रीज़ पार्टनर कंट्री के रूप में हमारे साथ काम करेंगे और 400 जैसे प्रोजेक्ट है, ये सब प्रोजेक्ट देखेंगे, उसके संदर्भ में बातचीत करेंगे, उसके संदर्भ में अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मैं मानता हूँ कि मैरीटाइम समिट देश के मैरीटाइम सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। राष्ट्रीय मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस भारत की सबसे बड़ी विज्ञान परियोजनाओं में से एक है। इसके लिए 2020 के केंद्रीय बजट में 8,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। ये मिशन भारत में क्वांटम कंप्यूटर, सुरक्षित संचार, क्वांटम एन्क्रिप्शन और संबंधित तकनीकों को विकसित करेगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर आशुतोष शर्मा। सर, नेशनल मिशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है और क्या डीएसटी से आत्मनिर्भर बनने के लिए और क्या आप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से? देखिए, ये क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्वांटम कम्युनिकेशन है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम डिवाइसेस हैं, क्वांटम एल्गोरिथम्स हैं, क्वांटम मटेरियल्स हैं। तो ये सभी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हैं। इसके ऊपर हमने पिछले 3 साल से कार्य शुरू किया था। अभी तक जितने भी हमारे ग्रुप्स काम करते हैं भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी पे, उनको हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारी जो बेसिक कैपेसिटी है वो उभर कर आ जाए। अभी जो नया मिशन है पिछले साल बजट में अनाउंस हुआ था, 8,000 करोड़ का है। तो इसके द्वारा ये सभी चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप होंगी। उसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया गया है करीब 1 साल के कंसल्टेशन से, जिससे कि हमारे जो भी संसाधन हैं उनका बेहतर से बेहतर उपयोग हो पाए। तो इसके अंदर बहुत अच्छा जो इसका रोड मैप बना है कि किस तरह से इस मिशन को लागू किया जाएगा। उसके अलावा ये EFC कहते हैं, वो अब तैयार हो गया है। तो अब जब कैबिनेट अप्रूवल मिल जाएगा उसी वक्त ये मिशन शुरू हो जाएगा।
मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों के अंदर इसकी शुरुआत हो जाएगी। भारत एक तरह से एट पार या फिर बेहतर पोजीशन में भी कह सकते हैं पूरे विश्व में, तो आपको लगता है कि एक तरीके से लीडरशिप रोल भारत प्ले कर सकता है इसमें? हमें बेशक लीडरशिप रोल को ही पैदा करने की इसमें ज़रूरत है और इस मिशन का उद्देश्य भी है कि हम इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इन सभी में बहुत तेज़ी से बढ़े। इसके अंदर ये ख़ास बात है कि ये खाली बेसिक साइंस पर ही केंद्रित नहीं है, इसमें जो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट भी डेवलप किए जाएंगे और हमारे जो स्टार्टअप हैं वो भी इसके अंदर भाग लेंगे। उनके लिए भी बहुत सारे संसाधन इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात में तो ये थे प्रोफेसर शर्मा जो बता रहे थे कि नेशनल मिशन क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। कैमरामैन मोहित शर्मा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, DD इंडिया, दिल्ली। कोरोना के खिलाफ सरकार के समन्वित प्रयासों की बदौलत बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 75 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,05,89,230 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.32% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर 1.43% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 15,558 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना के लिए कुल 20,47,89,784 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 7,65,944 सैंपल कल टेस्ट किए गए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना के लिए कुल 20,47,89,784 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 7,65,944 सैंपल कल टेस्ट किए गए। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सैन्य शासन को दिए जा रहे चीन के समर्थन पर राजधानी यंगून में स्थित चीन के दूतावास के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चीनी और अंग्रेजी भाषा में लिखे प्लेकार्ड हाथ में ले रखे थे। उनमें लिखा था, म्यांमार का समर्थन करो, तानाशाहों का नहीं। और सीधे आपको उत्तराखंड हम ले चलेंगे, जहां पर वहां पर त्रासदी पर डीजीपी एक अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब ट्रॉली भी लगाई जा रही है, वो जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगा। ब्रिज का काम भी पैरेलली शुरू हो गया है। सर, ये जो आपने बताया कि SDRF और NDRF की टीम भेजी है उस झील को देखने के लिए, तो वहाँ कोई एरियल सर्वे संभव नहीं था सर? क्या एरियल सर्वे किया, एरियल सर्वे भी कर लिया है, उसी के थ्रू वो चला है। फिर भी एकदम कंक्रीट जो ग्राउंड की रिपोर्ट तो पर्सनल उसी से आएगी। कोई खतरनाक पोजीशन तो नहीं सर झील की? ऐसी अभी खतरनाक रेंज में नहीं लग रहा है। और एक बात और है ना, पानी पूरी तरह रुका नहीं हुआ है। जो रैनी ऋषि गंगा है, या तो पानी जीरो रहा था, 1-2 दिन उसमें जीरो पानी था, कल हल्का सा आ गया था और काफी तेजी से पानी आया, तो उसके बाद ये नहीं बचा ना कि एकदम जीरो पानी आ रहा, तब तो थोड़ा खतरा होता है। तो पानी आ भी रहा है, फिर इसके बावजूद झील की फॉर्मेशन है, तो हम उसकी ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए टीम भेजी। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है और किस तरह से वहां पर जो चुनौतियां आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। लगातार अगर उत्तराखंड की बात करें तो हम आपको बता दें कि लगातार वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। तमाम एजेंसियां जो हैं वो वहां पर लगातार इस राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं कि किस तरह से जो वहाँ पर फंसे लोग हैं उनको निकाला जाए, उनके बारे में पता लगाया जाए। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए और जो आसपास के लोग हैं उन्हें किस तरह से सुविधा पहुंचाई जाए। तो तमाम एजेंसियां केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर वहां पर काम कर रही हैं। और अगर हम वहां के ताज़ा हालात की बात करें तो अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक जो मृतक हैं उनकी संख्या 36 हो गई है, जिनमें से 10 की शिनाख्त की जा चुकी है, लेकिन 169 लोग अभी भी लापता हैं।
तपोवन की अगर बात करें तो वहाँ पर टनल की खुदाई का काम जारी है और दूसरी तरफ जो रैणी गांव को जोड़ने वाला वैकल्पिक पुल है उस पर भी काम लगातार जारी है और लगातार जो बचाव कर्मी और या जो सुरक्षा कर्मी वहाँ पर बचाव कार्यों में लगे हुए हैं वो जुटे हुए हैं तमाम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ। इसके अलावा वहाँ पर और भी ड्रोन से भी मदद ली जा रही है, जो आधुनिक तकनीक है उनकी भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है जिससे कि जल्दी ही ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पर पता है लोगों का उसका लगाया जा सके। और इसके बारे में आगे भी हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं अगली खबर का। चीन ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस टेलीविजन को चीन के भीतर प्रसारण करने से प्रतिबंधित कर दिया है। अगले 1 साल तक प्रतिबंध की घोषणा करते हुए चीन ने आरोप लगाया कि बीबीसी ने कोविड-19 और शिनजियांग को लेकर गलत रिपोर्टिंग की है। चीन ने यह आरोप भी लगाया है कि बीबीसी ने न्यूज़ के सत्य और निष्पक्ष होने की आवश्यक शर्त का भी उल्लंघन किया है। वहीं बीबीसी की तरफ से जारी बयान में चीन के इस कदम पर खेद जताते हुए कहा गया है कि बीबीसी दुनिया के सबसे विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रसारकों में से एक है और दुनिया भर से पूरी निष्पक्षता से बिना डर या पक्षपात के कहानियां रिपोर्ट करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने सैन्य अधिकारियों को सत्ता से हटने और राजनीतिक नेताओं को रिहा करने के लिए कहा है। बाइडेन ने म्यांमार को फायदा पहुंचाने वाले सभी तरह के कारोबार और $1 अरब की सहायता पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। तख्ता पलट में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मिन ऑन्ग लेंग और सेना के जनरलों पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें से कुछ लोगों पर 2019 में रोहिंग्या मुस्लिमों के नरसंहार के बाद से ही प्रतिबंध लागू है। इन सबके अलावा सैन्य अधिकारियों की भागीदारी वाली बैंकिंग, हीरे जवाहरात, तांबा, दूरसंचार और वस्त्र की कंपनियों पर भी रोक लगाई गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सेनेट में महाभियोग की सुनवाई जारी है। 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुए हमले के वीडियो के आधार पर डेमोक्रेटिक अभियोजकों ने दावा किया कि भयानक दंगे और तोड़फोड़ के लिए ट्रंप ने आदेश दिए थे। सबूतों से पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कमांडर इन चीफ की भूमिका छोड़ खतरनाक विद्रोह को भड़काने वाले एक सरगना की भूमिका निभाई। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का कहना है कि कैपिटल परिसर से पुलिस ने प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी को इसलिए बाहर निकाला क्योंकि उन्हें उनकी सुरक्षा की चिंता थी। और आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़।